Good morning, students. In our last class, we have discussed elastic collision, right? We have derived an expression for the elastic collision, also for the velocities, the final velocities of particle A and particle B. Now, today we are going to discuss the perfectly inelastic collision, and we are going to derive an expression for that. So, what do we mean by an inelastic collision? That thing we have discussed in our last class also. We have discussed that the collision in which the momentum remain conserved, but the kinetic energy keeps on changing. The kinetic energy get reduced is called as the inelastic collision, right? So, we are going to discuss the 1D perfectly inelastic collision here. सो इनलास्टिक कोलिजन में हमने डिस्कस किया था कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के लिए यहाँ पे हम परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं. तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर द टू पार्टिकल्स या द टू बॉडीज ए एंड बी. लेट इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, इसकी वेलोसिटी हो गई u1, इसकी वेलोसिटी हो गई u2, राइट? दे बोथ आर मूविंग इन द सिंगल डायमेंशन. वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ऑब्वियस ही बात है कि जो u2 है वो u1 से ज़्यादा होगा, तभी उन दोनों में कोलिजन पॉसिबल है, राइट? सो ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये दोनों ने एक दूसरे से कोलॉइड किया. अब इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता था कि वो दोनों बॉडीज जो हैं वो कोलिजन के बाद अलग अलग होती थी और दोनों एक दूसरे अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती थी. बट यहाँ पर क्या होता है, जब इन दोनों का कोलिजन होगा तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल बॉडी बना लेंगी, राइट? तो जब ये दोनों मिलकर एक सिंगल बॉडी बना लेगी तो वो एक सिंगल वेलोसिटी से मूव करेगी, जिसका वेलोसिटी हमने मान ली v, और इस बॉडी का जो टोटल मास हो जाएगा वो इन दोनों के मास के इंडिविजुअल सम के बराबर हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2. So in this way we have got the mass to be added in both the bodies, as well as जो final velocity हो गई वो कितनी हो गई v. So this is the condition for the inelastic collision. अब the same thing जो हमने पिछले वाले केस में भी की थी, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. कोलिजन के पहले जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. सो कोलिजन के पहले का जो टोटल मोमेंटम होगा, हमको पता है मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी. सो कोलिजन के पहले की बात कर रहे हैं तो हो गया m1 u1 प्लस m2 u2. दैट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस द मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, राइट? और हमने उन दोनों को क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया. अब अगर मैं बात करूं कि कोलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम होगा, दैट इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा दैट विल बी m1v प्लस m2v, और फ्रॉम हियर यू विल गेट m1 प्लस m2, एंड जो v है वो हमने कॉमन ले लिया एंड हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन, राइट? सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, एज वेल एज आफ्टर कोलिजन के लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है. यहाँ से हमको पता है कि जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, राइट? सो सिंस द मोमेंटम इज कंजर्व, सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट? कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा. सो आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हियर एंड आई विल गेट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, एंड v इज कॉमन. यहाँ से अगर मैं इस v की वैल्यू निकालूं, सो आई विल गेट v इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी दैट आई हैव गॉट. यहाँ पर हमको वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी. वहाँ पर हमको एक रिलेशन मिला था क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग वेलोसिटीज़ थी.
लेकिन यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एक ही है, दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटी, राइट, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड देयर। नाउ अब हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल, सबसे पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड देन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालेंगे, सो वी विल गेट टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? इट विल बी हाफ m1 u1 square plus half m2 u2 square. I have put the values of this is u2 square. बॉडी ए की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, और बॉडी बी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ m2 u2 स्क्वायर। और वहीं अगर मैं टोटल कोलिजन की बात करूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं आफ्टर कोलिजन, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी हाफ m1 v square plus half m2 v square, or you can simply write it as half m1 plus m2 into v square. This is the amount of total kinetic energy after the collision that I have got from here, right? collision के बाद की जो total kinetic energy होगी उसके लिए हमने expression यहाँ पर निकाल लिया है। Now हमने ये पढ़ा है कि inelastic collision में energy का loss होता है, right? So energy का loss कितना हुआ वो हमको निकालना है, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सो एनर्जी का लॉस, कितनी एनर्जी लॉस हुई है हमको कैसे पता चलेगा? पहले जितनी एनर्जी थी माइनस बाद में जितनी एनर्जी है, अगर मैं उन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितना एनर्जी का लॉस हुआ है, राइट। सो मतलब कोलिजन के पहले की एनर्जी में से अगर मैं कोलिजन के बाद की एनर्जी को माइनस कर देता हूं तो मुझे लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिल जाएगा। सो हम जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। कोलिजन के पहले की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमने पुट कर दिया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस कोलिजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए हमने पुट कर दिया हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, राइट। सो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया that for del k, that is the change in energy. Del k is representing the change in energy there. यहाँ पर मेरे पास इस v की वैल्यू है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर अगर मैं उस एक्सप्रेशन से इस v की वैल्यू पुट कर देता हूँ सो दैट आई विल गेट, यहाँ पे हम पुट कर देंगे सो डेल के इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। सो v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर m1 प्लस m2, this one I will get m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। और इस पूरे का स्क्वायर है तो मैं इसको इंडिविजुअली स्क्वायर डायरेक्टली लगा देता हूँ, न्यूमरेटर का स्क्वायर एज वेल एज द डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ एक चीज तो हमको यहाँ से डायरेक्टली दिख रही है कि इस स्क्वायर से ये जो है वो कट हो जाएगा। सो हमने जो डिनोमिनेटर का m1 प्लस m2 है उससे न्यूमरेटर का जो m1 प्लस m2 है उसको डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। इन सब में से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं सो दैट आई विल गेट, इन तीनों टर्म्स में से मैंने क्या किया 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। सो हम हाफ हमने कॉमन ले लिया है, बाकी जो टर्म्स बच गई दैट वी हैव रिटन हियर। नाउ व्हाट डू वी डू फ्रॉम हियर, m1 प्लस m2 का LCM लेकर उसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। सो हमने m1 प्लस m2 का LCM ले लिया सो दैट वी विल गेट दिस del k is equals to half I have written as it is, अब होल अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2
यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये कितना हो जाएगा m1u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 प्लस m2u2 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का हमने ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया। कुछ नहीं किया है, हम सिंपली जो है वो एलसीएम ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ताकि सारी चीजें क्लियर रहें। नाउ जो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास डेल के की वैल्यू आ गई, डेल के इज इक्वल्स टू 1/2। इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, यू विल गेट m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट डू वी गेट m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट वी विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपली मैंने एक आइडेंटिटी लगा दी और उसको यहाँ से सॉल्व कर दिया, राइट। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास m1 प्लस m2 चल रहा है, सो आई हैव रिटन m1 प्लस m2 एज इट इज। कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल सी आइडेंटिटीज लगानी है और उनको सॉल्व करना है। नाउ अब सिंस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, सो हमने यहाँ से डायरेक्टली अंदर के जितने भी साइंस हैं उनको हमने जस्ट इन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, राइट। अब यहाँ पर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल, एंड हियर आई विल गेट, जो टर्म्स बच रही हैं हमारे पास वो लिख लेते हैं, 1/2 m1 प्लस m2 कॉमन अंदर हमारे पास बच गया, m1 m2 u1 स्क्वायर, जो टर्म बच रही है पहले उनको लिख लेते हैं, m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। सो जो टर्म्स बच रही थी हमने उनको यहाँ पर लिख लिया। नाउ यहाँ से इन सभी टर्म्स में से अगर मैं m1 m2 कॉमन ले लूँ, सो दैट आई विल गेट 1/2 m1 प्लस m1 m2 कॉमन, जो टर्म्स बच गई वो लिख लेते हैं, वी विल गेट u1 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 प्लस u2 स्क्वायर, राइट। एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटर्न एज a1 माइनस a2 का या a माइनस b का होल स्क्वायर, राइट। सो इसको हम लिख देंगे u1 माइनस u2 का whole square, so I have written u1 minus u2 का whole square here, right, and this will be the expression for the change in kinetic energy, or you can say the loss in kinetic energy. So kinetic energy में कितना loss हुआ है उसके लिए हमारे पास expression आ गया, that is being given here. So this is the expression for the change in kinetic energy, or you can say that the loss of the kinetic energy, right. So कुछ भी नहीं है, simple सा derivation है. If you will practice it just for 1 or 2 times, you will get to remember all the things. Just you have to keep it in mind. जो simple सी signs हैं उनका हम लोग ध्यान रखें, कहीं पर कोई sign mistake ना हो पाए। उसके बाद just simply आपको formulas put करते जाने हैं और solve करता जाना है, right. सिंपल सा मैथमेटिक्स में हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, इट्स नॉट लाइक दैट कॉम्प्लिकेटेड, सो यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर 1 or 2 टाइम, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट देन बाय योर ओन, राइट। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसके अलावा एक टॉपिक और है दैट वाज रिलेटेड टू द एनर्जी। जब हम लोगों ने एनर्जी डिस्कस किया था, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस से, दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only it can be transferred from या transformed from one form to another। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस पढ़ते आए हैं। इसी को यहाँ पर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर।
mathematically or in the form of equation. So now we are going to discuss the law of conservation of energy. उसको हम एक example की help से in the form of equation समझेंगे. So law of conservation of energy theoretically हमने पढ़ा है that the energy can neither be created nor be destroyed, only it can be changed from one form to another. Also हमने एनर्जी के दो टाइप्स पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी उनमें बट जाती है, और उन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है. मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी. अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और इस तरीके से जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा बैलेंस्ड रहेगी. सो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं जो कि फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है. हम उसकी पोजीशन ए पर जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर है उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं. इसके अलावा जब वो नीचे आएगी तो एक मिड पॉइंट पर हम उसकी एनर्जी निकाल लेंगे, और फिर लास्ट में सी पर हम उसकी एनर्जी निकाल लेंगे. मतलब जब वो ग्राउंड पे टच करेगी, हम तीनों पॉइंट पर उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि तीनों ही पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी रहती है वो हमेशा सेम रहती है. राइट. सो सबसे पहले हम ए पे उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर बी पर, और फिर देन सी पर. इस ए से लेकर ग्राउंड से इस जो ए की डिस्टेंस है वो हमने मान ली टोटल कितनी है, इट इज स्मॉल h. जो टोटल हाइट है दैट कैन बी डिनोटेड बाय द टोटल h. ऑल्सो a से b तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं x. सो a से b तक की डिस्टेंस अगर x हो गई और ये h है, तो ये बची हुई डिस्टेंस जो b से c तक की है वो कितनी हो जाएगी, h माइनस x. तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर किया है फ्री फॉल बॉडी जो कि फ्री फॉल कर रही है उसका. यहाँ पे हम कंजर्वेशन लॉ से अलग अलग पॉइंट पर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो निकालेंगे. तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पर अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, सो पॉइंट ए जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, तो जब वो बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर है तो आपको पता है कि जब कोई भी बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है मतलब तो वो रेस्ट में होगी तभी वो फिर नीचे आएगी. राइट. तो कोई भी बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट विल बी इक्वल्स टू 0. राइट. मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है. ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑल्सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U is equals to mgh, where h is representing the height here. यहाँ पे हम हाइट को h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये h हो गई. अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं. टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया, mgh, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. यहाँ पर EA जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एनर्जी पॉइंट ए पर निकाली है. तो पॉइंट ए पर आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज mgh. नाउ अगर मैं पॉइंट बी पर इस को कैलकुलेट करूं, पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ये चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं. राइट. सो सबसे पहले पॉइंट बी पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी, mg. g तो है वो सेम वही रहेगा, m मतलब बॉडी का मास वो भी वही रहेगा. यहाँ पे हाइट चेंज हो जाएगी. सिंस आप b के लिए निकाल रहे हो तो b के केस में हाइट कितनी हो जाएगी, इट विल बी h माइनस x. राइट. सो जब हम b के लिए निकाल रहे हैं तो b के लिए जो हाइट है वो कितनी हो गई, h माइनस x, दैट वी हैव रिटन ओवर हियर. नाउ हमको ये चीज पता है न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. राइट. यहाँ पर जो a है वो ग्रेविटी है. बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे a की जगह
जी लिख दिया। ऑल्सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल हाइट में हो रहा है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को h से डिनोट कर दिया है, राइट। सो यहां से वी विल गेट, सो जब ये प्रोजेक्टाइल ए से बी पर आया तो उस समय ऑब्वियसली उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, राइट। तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही थी, v1। हमने मान ली उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 रही थी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तभी वो नीचे आएगा। 2 एंड g एज इट इज, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है x, तो आई हैव रिटन x हियर। यहां से आपके पास आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx, राइट। सो यहां से हमारे पास v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, दैट इज 2gx। नाउ हमको पता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 हम मान रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, सो दैट आई विल गेट m 2gx, 2 से 2 कैंसल एंड यू विल गेट mgx, राइट। आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी निकली हुई थी। टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगी, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, वी विल गेट mgh माइनस एक्स प्लस mgx। व्हाट डू वी गेट, mgh माइनस mgx प्लस mgx। माइनस से प्लस कैंसिल हो गया एंड हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो पॉइंट ए पर भी हमारी जो टोटल एनर्जी थी वो इतनी ही थी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ऑल्सो कितनी है, mgh। तो अभी तक तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो अभी तक सही साबित हो रहा है, इट इज होल्डिंग। सो अब हम लोग लास्ट में सी पर निकाल लेते हैं कि जो सी पर उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, राइट। सो जब हम बात करेंगे सी पर उसकी टोटल एनर्जी निकालने की, पॉइंट सी पर निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। सो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है mgh, राइट। h इज द हाइट और पॉइंट सी की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 0, क्योंकि वो ग्राउंड पर ही है। सो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, इट इज इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि जो हाइट है वो 0 है, दैट्स व्हाई h इज इक्वल्स टू 0 एंड इफ h इज इक्वल्स टू 0 तो आपके पास पूरी इक्वेशन जो है वो 0 हो गई। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, आपके पास ये फॉर्मूला भी है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसको मैं मान लेता हूँ, पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 स्क्वायर। जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज सपोज टू बी 0 हियर, राइट। सो ये हो गई 0 स्क्वायर प्लस 2g। पॉइंट सी की इनिशियल पोजीशन से जो हाइट है वो कितनी है, h, सो आई हैव रिटन h हियर। और आपके पास v2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इट इज इक्वल्स टू 2gh, राइट। नाउ काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v2 स्क्वायर। हमने हाफ m v2 स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया 2gh, 2 से 2 कैंसल एंड यू विल गेट mgh। आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। नाउ हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लेंगे एंड एज वी कैन क्लियरली सी इट, जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 प्लस mgh दैट इज इक्वल्स टू mgh, राइट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट सी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh प्लस 0 और it is equals to mgh। और from here you can conclude that EA is equals to EB is equals to EC, that is जो एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी and it will not get changed in any case, right? So this was the law of conservation of energy which states that जो टोटल एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है, केवल उसका फॉर्म चेंज हो सकता है बट जो टोटल अमाउंट रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, राइट। सो दैट्स वाज द केस।
So our chapter is completed now. From our next class, we are going to start our next chapter. That is the rigid body, rotation of an object, right? Rotation हम लोग पढ़ेंगे. Also rigid bodies क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. So that's all for today's class. Thank you.